नमस्कार, मैं वीणा मिश्रा आज कक्षा 10वीं के वाक्य परिचय के साथ उपस्थित हूँ। कक्षा 10वीं में व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने के पूर्व हमें वाक्य से संबंधित पूरी जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ प्रथम खंड में वाक्य परिचय अर्थात वाक्य की परिभाषा और उसके अंग के साथ प्रस्तुत हूँ। इसके पश्चात मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद बताऊंगी और तीसरे खंड में मैं आपको मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य से आपका परिचय कराऊंगी। तो चलिए इस सफ़र में चलते हैं। पहला है वाक्य की परिभाषा। तो वाक्य की परिभाषा को याद करने के उद्देश्य से मैंने इसको 3 खंडों में विभक्त कर दिया है, जैसा कि आप इसके रंगों से इस परिचित हो सकते हैं। वाक्य की परिभाषा है ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। तो अब यहाँ देखिए मैंने 3 खंड इसके जो आपके लिए रखे हैं, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। वो है पहला सार्थक शब्द समूह, दूसरा उसका व्यवस्थित होना और तीसरा इसके माध्यम से पूरा आशय प्रकट होना। उदाहरण के ज़रिए इसे समझते हैं। सीता फल खरीदती है। अब आप यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 शब्दों का एक समूह है जो सार्थक भी है, अतः ये सार्थक शब्द समूह है। दूसरी बात आती है व्यवस्थित होना। यदि मैं इस वाक्य को कुछ अलग तरह से लिख दूं, फल है खरीदती सीता, तो ये शब्दों का समूह अवश्य है, इसमें भी 4 शब्द हैं, किंतु यह वाक्य नहीं है क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है। अर्थात वाक्यों में या शब्द समूहों में व्यवस्था का होना अनिवार्य है। तीसरी बात देखते हैं, पूरा आशय प्रकट कर सके। तो आप देखिए सीता फल खरीदती है, यह एक ऐसा वाक्य है जो हमारे लिए पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है कि सीता वह लड़की है जो फल खरीदने का काम कर रही है। तो आसानी से आपको यह परिभाषा याद हो सकती है कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वाक्य के घटक की ओर। वाक्य के मूल घटक 2 हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 रंगों के ज़रिए दोनों घटकों को बताने का प्रयास किया है। पहला घटक है कर्ता और दूसरा घटक है क्रिया। आप किसी भी वाक्य में देखिए, इन दोनों अवयवों को मिलाकर ही किसी वाक्य की रचना होती है। जैसे एक बहुत ही यदि छोटा वाक्य आपको बनाना हो तो आप एक कर्ता ले लें, एक क्रिया ले लें, आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे मैं जाती हूँ, मैं गया, मैंने खाया। इसी तरह से मैंने कुछ उदाहरण रखे हैं। देखिए रमा मिली, यहाँ रमा क्या है? कर्ता है और मिली क्या है? क्रिया है। सुनीता गाएगी, इसमें भी सुनीता कर्ता है और गाएगी क्रिया है। तुम खाओ, तुम कर्ता है, खाओ क्रिया है। आप बैठें, आप कर्ता है, बैठे क्रिया है। इस तरह से वाक्य के लिए 2 ही चीज़ अनिवार्य है, कर्ता और क्रिया। तो इतना हमें अवश्य रूप से जान लेना चाहिए और अभी हम इसी से संबंधित आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ये देखिए उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 पक्ष होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अभी हमने 2 घटक पढ़े, कर्ता और क्रिया। तो कर्ता का संबंध उद्देश्य से होता है और क्रिया का संबंध विधेय से होता है। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार ही वाक्य के 2 पक्ष हो जाते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब देखिए जैसे हमने अभी 2 उदाहरण दिए थे कि सीता गई, वैसे ही आप यहाँ देखिए मैंने कर्ता पक्ष और क्रिया पक्ष 2 ही पक्ष लिए हैं। ये कर्ता पक्ष है और ये क्रिया पक्ष है। राम
जाता है, राम क्या है, करता है। कर्ता तो है ही, उसके साथ वो क्या है, उद्देश्य भी है। उद्देश्य की परिभाषा अभी हम आगे जानेंगे, फिर भी संक्षिप्त में मैं यहाँ समझने के लिए आपको बता दूं कि वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है वह विधेय होता है। तो यहाँ उद्देश्य है राम। अब राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम जाता है। जाता है एक तरह से क्रिया भी है, और चूंकि यह उद्देश्य के बारे में हमें ज्ञान करवाती है, जानकारी उपलब्ध कराती है, तो ये विधेय भी है। तो वाक्य के हमने दो पक्ष जाने, उद्देश्य और विधेय। इनकी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस पर एक प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है। तो उद्देश्य का संबंध कर्ता से है, विधेय का संबंध क्रिया से है। उद्देश्य अर्थात वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए, और विधेय यानी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए। तो यहाँ हमने जाना उद्देश्य और विधेय। आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम उद्देश्य की पूरी जानकारी लेंगे। उद्देश्य, अब उद्देश्य क्या है उसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? अभी आपने देखा राम, सीता, ये कर्ता थे, और कर्ता का विस्तार भी यदि कर दिया जाए तो वो भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। तो उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आते हैं, और वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। ये हम पहले भी दे चुके हैं। अब कर्ता और कर्ता का विस्तार तो आ जाते हैं, पर ये कर्ता और कर्ता के विस्तार के अंतर्गत कौन सी चीज़ें होती हैं? तो पहली हो सकती है विशेषण, दूसरी हो सकती है संबंध बोधक अव्यय के रूप में हम बता सकते हैं, या संबंध बोधक वाक्यांश, तीसरा है भाव बोधक के रूप में। उदाहरण के रूप में समझते हैं हम। एक वाक्य हमने दिया है, गांव के पहलवान बलवीर ने दूसरे पहलवान को पटक दिया। अब यहाँ जो हरे रंग से लिखा हुआ है गांव के पहलवान बलवीर ने, ये जो है ये उद्देश्य है, अर्थात यहाँ गांव के पहलवान बलवीर के बारे में बताया जा रहा है। उद्देश्य की परिभाषा यही है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? बलवीर के बारे में। अब अभी हम कर्ता और कर्ता का विस्तार समझते हैं। तो इसके लिए जाने, अगर मैं इस वाक्य को रखती कि बलवीर ने दूसरे पहलवान को पटक दिया या पहलवान को पटक दिया, तो यह वाक्य भी कंप्लीट होता, यह भी पूर्ण अर्थ देता। परंतु यहाँ पर कर्ता बलवीर कौन है? कर्ता है, ठीक है। तो बलवीर कर्ता है। अब यहाँ कर्ता का विस्तार कर दिया, किसके माध्यम से? इसमें विशेषण जोड़ दिया। ये देखिए विशेषण जोड़ा है। क्या विशेषण जोड़ा? पहलवान। पहलवान बलवीर ने दूसरे पहलवान को पटक दिया। तो हमने बलवीर कर्ता का विस्तार कर दिया कि वो पहलवान है। अब अगर हमको और विस्तार करना है तो हम संबंध बोधक का सहारा ले सकते हैं। संबंध बोधक से आप परिचित हैं। संबंध, ये का के की के माध्यम से संबंध बताया जाता है। तो यहाँ पे उसका और विस्तार करते हुए बता दिया, गांव के पहलवान बलवीर ने दूसरे पहलवान को पटक दिया। तो इस प्रकार से कर्ता और कर्ता का विस्तार इसके अंतर्गत आता है। तो गांव का पहलवान बलवीर क्या है? उद्देश्य है। इसका सबसे छोटा रूप था बलवीर, उसको हमने विस्तार दिया पहलवान विशेषण जोड़कर, उसको और भी विस्तार दिया संबंध बोधक के जरिए गांव के पहलवान बलवीर जोड़कर। तो इस तरह से उद्देश्य का विस्तार किया जा सकता है। तो आप उद्देश्य के बारे में जान गए कि वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है। जैसे सीता पत्र लिखती है, किसके बारे में बता रहे हैं? सीता। राम बाजार जाता है, किसके बारे में बता रहे हैं? राम। तो ये सीता और राम दोनों उद्देश्य हैं।
आप अपना नाम लेके ही आप वाक्य बना लें कि मैं बाजार जाता हूँ, किसके बारे में बता रहे हैं, मैं, मेरे बारे में, तो मैं क्या हुई, उद्देश्य हुई। ठीक है, तो उद्देश्य को हम जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं विधेय। विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब अभी उद्देश्य हमने क्या देखा था, गांव के पहलवान बलवीर, ये उद्देश्य था। ठीक है, अब उद्देश्य के विषय में क्या बताया जा रहा है कि उसने दूसरे पहलवान को पटक दिया, तो इसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या है, विधेय है। इसके अंतर्गत आता क्या है, इसके अंतर्गत आता है क्रिया और क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार। ठीक है, अब सबसे पहली बात याद रखिए, हमने पढ़ा था कि वाक्य के दो घटक होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता आ गया उद्देश्य के अंतर्गत, क्रिया आ गई विधेय के अंतर्गत। तो जब इसके अंतर्गत क्रिया आती है तो क्रिया का ही विस्तार होगा, और क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है, इसलिए कर्म का विस्तार भी हो सकता है। तो ये देखा आपने उद्देश्य और ये देखा विधेय। अब कर्म का विस्तार या क्रिया का विस्तार कैसे है? अब इसमें मैं वाक्य लिख सकती थी कि गांव के पहलवान बलवीर ने दूसरे पहलवान को पटका, केवल यहीं पे वाक्य खत्म हो जाता, पटका। ठीक है, एक क्रिया होती, परंतु इसको हमको पास्ट टेंस में दिखाना है और इसको हमने विस्तार कर दिया, पटक दिया। ठीक है, तो ये हमने क्रिया का विस्तार किया है। दूसरा आया है कर्म का विस्तार। अब यहाँ यदि मैं वाक्य लिखती कि गांव के पहलवान बलवीर ने पहलवान को पटक दिया, परंतु हमने, ये कर्म है, आपने ये जाना होगा कि क्रिया के पहले जब हम प्रश्न करते हैं कि किसको या क्या, तो यहाँ हमने बोलते हैं किसको पटक दिया, पहलवान को पटक दिया। तो पहलवान जो है वो कर्म है। अब कर्म का विस्तार हमने किया कि दूसरे पहलवान को, इसकी जगह हम और कोई भी शब्द रख सकते थे कि बलशाली पहलवान या प्रसिद्ध पहलवान। तो इस तरह से हम इसमें विशेषण भी ऐड कर सकते थे। तो कर्म और कर्म का विस्तार भी देख लिया हमने, क्रिया और क्रिया का विस्तार भी देख लिया। तो इस तरह से विधेय के अंतर्गत क्या आता है, क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार। और विधेय की परिभाषा भी जान ली कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है, जैसे बलवीर के विषय में बताया गया कि उसने दूसरे पहलवान को पटक दिया, तो यह हो गया विधेय। तो हम जान गए कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं। वाक्य के दो पक्ष हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ है वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए, और विधेय यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए वह विधेय है। तो चलिए आगे हम इसका थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। ये एक तालिका है, इसके माध्यम से हम देखेंगे और समझेंगे इसे और ज़्यादा विस्तार से। अब देखिए, इस तालिका में मैंने इस कॉलम में वाक्य लिए हैं। मेहनती व्यक्ति सफल रहता है। अब यहाँ आप स्वयं अनुमान लगाइए कि किसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है व्यक्ति के बारे में, तो उद्देश्य क्या हो गया, व्यक्ति। अब ये जो मेहनती जोड़ा गया है ये क्या है, ये इस व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, विशेषण शब्द यूज किया गया है, और इस तरह से ये उद्देश्य का विस्तार किया गया है। उद्देश्य मतलब ये उद्देश्य क्या है, कर्ता भी है, कर्ता का विस्तार है क्या, मेहनती, तो इसमें विशेषण जोड़ दिया। ठीक है, तो विशेषण जोड़कर उसका विस्तार कर दिया। अब व्यक्ति के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सफल रहता है। सफल रहता है क्या है, विधेय है, चूंकि ये उद्देश्य के बारे में बता रहा है, उद्देश्य की जानकारी दे रहा है, इसलिए ये
विधेय है। दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। चतुर बीरबल मंत्री बनने में सफल रहा। अब यदि इस वाक्य को मैं इतना भी कर दूं, बीरबल मंत्री बनने में सफल रहा, तो हम किसके बारे में बता रहे हैं? बीरबल के बारे में। तो बीरबल उद्देश्य है, ठीक। अब उस उद्देश्य का विस्तार क्या जोड़कर किया इसमें? वही विशेषण जोड़कर किया है, चतुर। अब बीरबल के बारे में क्या बताया जा रहा है? वह मंत्री बनने में सफल रहा। तो ये क्या है? उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए वह विधेय होता है। तीसरा वाक्य देखते हैं। पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया। अभी अब इतना वाक्य भी पूर्ण था। श्री राम ने रावण का वध किया, तो श्री राम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये उद्देश्य है। अब श्री राम का विस्तार कर दिया, यहाँ उद्देश्य का विस्तार कर दिया, क्या जोड़कर? पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों में जो उत्तम है। तो पुरुषोत्तम श्री राम ये उद्देश्य है, उद्देश्य का विस्तार है। अब श्री राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने रावण का वध कर दिया, तो उद्देश्य के बारे में बताया गया, इसलिए यह विधेय है। अंतिम वाक्य देखते हैं। राहुल का बेटा बाजार गया है, ठीक। अब यहाँ किसके बारे में बताया गया? बेटे के बारे में। तो बेटा हो गया उद्देश्य। अब बेटे का विस्तार कर दिया कि वो किसका बेटा? राहुल का बेटा, उस पर विशेषण ऐड कर दिया, ठीक है। तो राहुल का बेटा, या इसे आप कहेंगे संबंध बोधक, राहुल का बेटा, संबंध स्थापित किया गया है। तो यहाँ बेटा का विस्तार कर दिया, और बेटे के बारे में क्या बताया? बाजार गया है। तो ये उद्देश्य के बारे में जो बताया जा रहा है वो होता है विधेय। तो यहाँ 4 वाक्यों के जरिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का विस्तार किस तरह से होता है, और विधेय क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम विधेय और विधेय का विस्तार जानेंगे। अभी हमने उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार जाना, तो यहाँ भी 4 वाक्य हैं। पहला देखिए, सविता पुस्तक लिखती है। अब यहाँ उद्देश्य क्या है? सविता, ठीक है। सविता के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए सविता उद्देश्य है। अब सविता के बारे में क्या बताया गया है? पुस्तक लिखती है, ठीक। तो अगर हम कहते सविता लिखती है तो भी पूर्ण वाक्य होता, तो लिखती है विधेय है। अब विधेय को विस्तार दिया गया कि वो पुस्तक लिखती है, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, रवि लिखकर ही उठेगा। अब यदि सेंटेंस सीधा सा छोटा सा बनता कर्ता और क्रिया को लेके, तो वो बनता रवि उठेगा। तो रवि क्या है? उद्देश्य है, कर्ता है। उठेगा क्या है? क्रिया है और विधेय भी है। रवि के बारे में बताया जा रहा है कि वह उठेगा, इसलिए वह विधेय है। अब वो उठेगा तो कैसे उठेगा? उसका विस्तार कर दिया गया, लिखकर ही उठेगा, तो ये विधेय का विस्तार है, ठीक है। तीसरा वाक्य देखते हैं। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर मैं बोलती तो केवल लड़के खेल रहे हैं इतना भी कह सकती, ठीक है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? लड़के के बारे में। तो लड़के हो गया उद्देश्य, खेल रहे हैं बताया जा रहा है, तो ये हो गया विधेय। अब विधेय का यहाँ हमें विस्तार करना है, तो हमने डाल दिया फुटबॉल खेल रहे हैं। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, इसका और विस्तार कर सकते हैं। लड़के फुटबॉल बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल बहुत फुर्ती से खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल बहुत जोश के साथ तेजी से खेल रहे हैं। तो इस तरह से आप विस्तार करते हुए उस वाक्य को और भी बढ़ा सकते हैं। चौथा वाक्य देखते हैं। शेखर धीरे धीरे पढ़ता है। अब यहाँ धीरे धीरे ज़रूरी नहीं था, हम लिख सकते थे शेखर पढ़ता है। कर्ता और क्रिया ज़रूरी है वाक्य में। अब ये कर्ता जो है ये उद्देश्य है, क्योंकि इसमें शेखर के बारे में बताया जा रहा है। पढ़ता है विधेय है, क्योंकि उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है कि वह पढ़ता है। अब उसका हमको विस्तार करना है, तो हमने लिख दिया धीरे धीरे पढ़ता है। आप इसको और भी बदल सकते हैं कि शेखर धीरे धीरे शांति पूर्वक पढ़ता है, ठीक है। तो इसको और विस्तार दे दिया हमने। तो इस तरह से देखा आपने कि वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य और विधेय बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य अर्थात कर्ता,
जो वाक्य में कोई भी काम कर रहा है वो कर्ता, और विधेय अर्थात क्रिया। वाक्य में उद्देश्य जो भी काम करता है या उद्देश्य के बारे में जो भी बताया जाता है वह विधेय। उद्देश्य का विस्तार हो सकता है विशेषण से, संबंध बोधक से, भाव बोधक से। विधेय का विस्तार हो सकता है कर्म के विस्तार से और क्रिया के विस्तार से। तो उम्मीद है आपको वाक्य और वाक्य के भेद समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।